अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नियो पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुशामदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान नबी हाइजाज। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो। सुबह सुबह हम आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर होते हैं जनाब, ताकि आपके साथ कोई दिल की बातें कर सकें, कोई अच्छी बातें आपके साथ शेयर कर सकें, आपके दिन का भी आगाज अच्छा हो और हमारे दिन का आगाज भी अच्छा हो, यहाँ की एनर्जी वहां तक हम ट्रांसफर कर सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में आपको बताना ये चाहूंगी कि आपने हमेशा एक जुमला अपनी अम्मियों से या बड़ों से सुना होगा और वो ये है कि भाई उठो बेटा, काम करो, किसी काम काज पे लगो, हरकत में बड़ी बरकत है। ये हमारी पुरानी अम्मियों के, दादियों के, नानियों के बड़े प्यारे रिवायती जुमले अगर कहा जाए तो होते थे। बड़ी प्यारी प्यारी बातें होती थी, इसमें बड़े प्यारे प्यारे राज छुपा होते थे। तो हमेशा अम्मियां बड़े कहते हुए दिखाई देते हैं कि बेटा उठो, हरकत में बरकत है। और वाकई जनाब, सुस्ती और काहली जो है ना, वो आपके बहुत सारे कामों को खराब कर देती है, आपके दिन की रूटीन को खराब कर देती है। अब आई नो आफ्टर अ वीकेंड मंडे को उठना, काम पर आना मेरे लिए भी मुश्किल है। सुबह सुबह उठना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, ड्राइव करना पड़ता है, दफ्तर आके मामला देखने पड़ते हैं। उसी तरह आपको भी मंडे की सुबह थोड़ी सी चुभ रही होती होगी, मगर भाई जिंदगी के कामकाज को आगे भी बढ़ाना है, हरकत भी करनी है। और आप देखें कि कुदरत का जो निजाम है ना, वो भी इसी तरह से चल रहा है। ये चांद सितारे ये सब गर्दिश में हैं, सब हरकत में हैं। तो भाई आप भी आज से अपने आप से वादा करें कि सुस्ती और काहली को कहेंगे आप टाटा गुड बाय, एक्टिव रहेंगे, हरकत में रहेंगे, काम काज अपने टाइम पे करेंगे। और हरकत में रहने का सबसे बड़ा जो एक मैं कहती हूँ कि जो असूल है वो अपनाना चाहिए, और वो ये कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। आप आजमा कर देखें, इससे आपके बहुत सारे जो काम हैं वो आसान हो जाएंगे। तो आज आपने अपने आप से वादा करना है कि आपने वक्त की पाबंदी जरूर करनी है। तो जनाब, बात हम जरा कर रहे हैं हरकत की, बरकत की, और सिर्फ ये बात मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो भी अब इस बात पर इकट्ठी हो चुकी हैं। पीटीएम जनाब एक मर्तबा फिर से हरकत में हमें दिखाई दी है और एक मर्तबा फिर से उन्होंने अंगड़ाई ली है। बड़ा भाई कल जो है वो जलसा हुआ, जोरों शोर के साथ हुआ और बड़ी बड़ी बातें की गई, हुकूमत पर बड़ी तनकीद की गई, इमरान खान साहब और उनके जो वुज़रा हैं उन पर तनकीद की गई, पाकिस्तान में जो मईशत का निज़ाम है उस पर तनकीद की गई, और बड़े जो है वो नए फैसले जो हैं वो जो किए जा रहे हैं कि सारी जो सियासी जमातें हैं वो अब किस तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ सामने आएंगी और क्या स्ट्रेटेजी होगी। उस हवाले से जो लाहा अमल बनने जा रहा है या जो इस हवाले से बात हो रही है, हल्का सा टीजर हमें कल के जलसे में दिखाई दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो बहुत सारी बातें की। ये भी कहा गया कि अब भाई सिर्फ जलसे जुलूस नहीं होंगे बल्कि रोड कारवां होगा। अब रोड कारवां होगा, उससे एक आम इंसान की जिंदगी जो है या जो आम शहरी हैं या जो अवाम है वो कितना उससे मुतासर होंगे, ये भी बात अब हुकूमत को सोचने की है। साथ साथ कहा गया कि हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब इस्लामाबाद का रुख करना महज वहां पर जलसा करना है या इस्लामाबाद को ब्लॉक करना है, ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। ये भी कहा गया जनाब कि इमरान खान साहब ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है और अगले इंतखाबात में भी धांधली होगी। बहरहाल बहुत सारी बातें की गई, मैं सारी तो अब आपके सामने नहीं रख सकती। हमारे जो मेहमान हैं उनसे जरा हम इस की गई तनकीद पर जरूर बात करेंगे। हमारे साथ जनाब पीटीआई के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब जनाब मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में कहेंगे खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बसरा साहब, आपसे ये जानना चाह रही है, कल बड़ा एक्टिव दिखाई दिया पीडीएम का जो जलसा रहा और बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़ी सख्त तनकीद भी की गई, कहा गया रोड कारवां होगा, इस्लामाबाद का रुख करेंगे। कैसे देखते हैं आप इस सारी तनकीद को और कल के हुए सियासी शो को? डोंट टेक देम सीरियस। आप तो माशाल्लाह बहुत तजुर्बाकार एंकर भी हैं, बहुत तजुर्बा है आपका। ये बेचारे टैंट फिश वाले लोग हैं, आपको पता है कि इन लोगों ने आपकी खुद ही आपने क्या दिया, दोबारा अंगड़ाई ली है। ये तो वही लोग हैं जो कहते थे कि आर पार करना है, दिसंबर नहीं देखने देंगे, मुंह पे इस्तीफे मारेंगे। वो यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। ये खुद आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं। जाहिर है जो लोग इखलाकी तौर पे गिरे हुए हों, जो सियासी तौर पे गिरे हुए हों, जिन्होंने टीटियां लगाई हों, जिन्होंने हमेशा
लूट मार की सियासत की, अवाम इनको मुस्तरद कर देते हैं। ये सिर्फ वो कहते हैं तो डराने के लिए, धमकाने के लिए, लोगों में जिंदा रहने के लिए शेर आया वाली बात है, और उसके बाद पांव पड़ जाते हैं। इसलिए ये तमाम के तमाम लोग वो हैं जिसने आज पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाया है। अब लोग इन पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये सिर्फ अंदाजा कर लें कि मैं सिर्फ आपको माजी में, अगर जब ये पीडीएम बना, आपने खुद उसको, आपने एक क्वेश्चन में वो सवाल उठा दिया, जब ये पीडीएम बना उसके बाद क्या हुआ? गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आया, कश्मीर का इलेक्शन आया, तो लोगों ने इस टोले को मुस्तरद कर दिया। अब तो दोबारा से ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लोगों को दिखाने के लिए हम दोबारा इकट्ठे हैं, हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, पहले इनके इश्यूज और थे, अब जी पब्लिक बड़ी परेशान है। भाई परेशान तो अब खुद है। पब्लिक तो परेशान इसलिए नहीं है कि आपकी वजह से तो पब्लिक परेशान है। लोग पहले भी इनके साथ नहीं निकले हैं, अब भी नहीं निकलेंगे। अब ये सिर्फ, मैं सिर्फ बार बार आपको कह रहा हूँ, मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इन चले हुए कारतूसों पे अपना टाइम जाया मत करें। अब लोग इन लोगों पे ट्रस्ट करने वाले नहीं है। दुनिया बदल गई है, हर हाथ में टेलीविजन पकड़ा हुआ है, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। एक एक आदमी देख रहा है कौन क्या कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान इस वक्त जो अपनी जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए, पब्लिक के लिए, अवाम के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, इनका लूटा फूटा पाकिस्तान जिसको अरबों रुपए का ये टीका लगा के चले गए। और मुझे ये, हमें गिदड़ संगी ना लोग समझने में कामयाब हो रहे हैं, ना हमें समझ आ रही है, ना आपको समझ आ रही होगी कि अगर तो ये भी साथ गरीब हो जाते हैं ना। साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत जो है वो पीडीएम की कल की हुई बातों को संजीदा ही नहीं ले रही है, और कल को अगर वाकई ही शहर इक़्तिदार का रुख किया जाता है और वहां पर मामला तो दूसरा रुख इख्तियार कर लेते हैं, तो क्या इस हवाले से कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी? अब अगर इस्लामाबाद का वाकई रुख किया जाता है, कोई रोड कारवा किया जाता है, तो कोई हुकूमत को इस पर लाहा अमल तो तैयार करना पड़ेगा इन केस। पहली बात तो जलसा, जुलूस, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, मोदी सियासी हक है, खुद हम लोगों ने बहुत किए हुए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप इनको संजीदा मत लें, ना हम संजीदा ले रहे हैं ना ही हमें लेना है। मैं बार बार जो बात कह रहा हूं वो बात को समझने की कोशिश करें। मैं गली मोहल्ले का कारकुन हूं, इस वक्त मैं अपने हल्के हारूनाबाद, कोटाबाद, साउथ पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट वहां पे बैठा हूँ। आज अगर तो ये लोग खुद भी गरीब हो गए होते, इनके भी हालात बुरे होते, इनको भी महंगाई असर कर रही होती, पब्लिक ये समझती है इन्हीं के डसे हुए हैं, इन्हीं के मारे हुए हैं, हम लोग क्यों सड़कों पे निकले? ठीक है, तबका है जो बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट होती है पार्टियों के अपने लीडर के साथ और पार्टी के साथ, वो निकलेंगी। पब्लिक ना पहले निकली है ना अब निकलेगी। अब अगर पब्लिक पहले निकली होती तो आज मरियम बीबी दोबारा से अपने घर में चली गई, मियाँ साहब दोबारा मैदान अमल में आ गए, बड़े मियाँ साहब वहां से बढ़ के मारी जा रहे हैं, और एक दूसरे के खिलाफ पीपल्स पार्टी और ये गुफ्तगू सुन रहे। ये तो खुद एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं जिन्होंने मुल्क के लिए खतरा बन चुके हैं। इसलिए वी हैव नो टेंशन रिगार्डिंग दिस पीडीएम। ये पीडीएम जो है इस वक्त अपने अंजाम को पहले भी पहुंच चुका था, अब मजीद ये अपने आप को गंदा करेंगे। आप मुझे बताएं ना, कल तमाम पार्टियों ने जो, फिर हालांकि कराची जो है मिनी पाकिस्तान है, कराची इस वक्त बिल्कुल कराची का आप जिक्र कर रहे हैं बसरा साहब, और कल जब मियां शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो तकरीर में आप दीदा दिखाई दिए कराची के नाम पर, और उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े और उसको लेकर वो बड़ा संजीदा हुए, बड़े जज्बाती भी दिखाई दिए और बड़ी हमदर्दी भी लोगों की उन्होंने समेटी वो पूरी अपनी उस स्पीच में। क्या आप उस पर कमेंट करेंगे? अंदाजा ये करें, 3-3, 4-4 बारियां लेने वाले दोबारा आंसू निकाल रहे हैं। ये आंसू अवाम की मोहब्बत के नहीं है, ये आंसू इस बात के हैं कि यार हमें एक दफा दोबारा चांस मिल जाए जो मिलने नहीं जा रहा। अब लोग बड़े अक्लमंद हो गए हैं, बड़े बादशाह हो गए हैं लोग। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप देखें ना, कौन कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं? भाई क्या इन लोगों ने 3-3, 4-4 बारियां नहीं दी हैं? कराची अगर ठीक करना होता, पाकिस्तान ठीक करना होता, हालात बेहतर करने थे अवाम के, उनके तो नहीं, अपने सबके बेहतर हो गए, तो भाई उस वक्त कर लेते। तो अब मेरा ख्याल है, अब मैं फिर जो बात कहने लगा तो नामुकम्मल रह गई। इस सोशल मीडिया ने हाथ में जो हमारे टेलीविजन हर गांव मोहल्ले में पकड़ा हुआ है, लोग बड़े बादशाह हो गए हैं, लोग हर बात देख रहे हैं। ये उनको पता है कि इमरान खान पे बहुत बोझ आन पड़ा है,
मुझे कोई मदीहा पार्टी बता दें, कोई लीडर बता दें दुनिया में पाकिस्तान के 70 साल में एक बार भी वो हुकूमत में ना आया हो, कभी वो वजीर आजम ना बना हो, कभी उसे हुकूमत उसको ना मिली हो। ठीक है, लोग बड़े बाशऊर हो गए हैं। जो तनकीद की जा रही है वो सियासी जमातों की जानिब से की जा रही है। अवाम बड़े खुश हैं, मैयत का पहिया जाम हरगिज नहीं है। शौकत बसरा साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए। जनाब, ये तो हमने बात की कल के होने वाले जलसे की, जो कि बड़ा ज्यादा धुआंधार रहा, बहुत सारी बातें की गई। अब जरा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करते हुए भी मैं बहुत जज्बाती हो रही हूं कि हम में शायद ही कोई लोग ऐसे रह गए हैं जो दर्दे दिल रखते हों। और इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। मैं तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगी। ओ माय गॉड, आप जरा ये तस्वीर देखें। एक सरकारी मुलाजिम के घर के या फ्लैट के बाहर की ये तस्वीर है, बालकनी की ये तस्वीर है, जहां पर बिल्ली, इनके घर की पालतू बिल्ली है, गालिबन नहीं बल्कि यकीनी तौर पर इनके घर की पालतू बिल्ली है शायद। और बिल्ली के तंग करने की वजह से सरकारी मुलाजिमीन और सरकारी जो मुलाजिम है और जो उनके अहलो अयाल है वो तंग थे, जिसकी वजह से उन्होंने कोई बंदोबस्त नहीं किया कि इसको घर से दूर, कॉलोनी से दूर कहीं पर छोड़ आए। उन्होंने जनाब क्या किया कि बिल्ली को दे फंदा लगाया और सजा के तौर पर जो है अपनी बालकनी में टांग दिया। आई डोंट नो कि इबरत का निशाना बनाया है दूसरी बिल्लियों के लिए, क्या करने की कोशिश की है, या अपने जालिम होने की कोई मिसाल साबित करना चाह रहे थे ये जनाब। बहरहाल डीसी इस्लामाबाद ने बर वक्त जो है वो एक्शन लिया है। जो ये शख्स हैं, जो ये सरकारी मुलाजिम हैं जिन्होंने ये शर्मनाक हरकत की है, मैं समझती हूँ बहुत गिरी हुई हरकत की है, वो अरेस्ट इस वक्त कर लिए गए हैं, हिरासत में ले लिए गए हैं और वो उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी की जा रही है। और मैं आपको यहाँ पे आपके नॉलेज में ये बात लेके आऊँ कि ये पहली कोई हरकत नहीं की गई इन जनाब की जानिब से जिनको अब इस वक्त पुलिस ने अपनी हिरासत में ली है। उससे पहले भी ये इस तरह की हरकत में मुलविस रह चुके हैं, तशद्दुद पसंद हैं शायद ये जनाब, और अपने गम और गुस्से का इजहार उन्होंने बिल्ली के इस अंजाम पर इस तरीके से निकाला है। और ये नेबर ने गालिबन जो है वो तस्वीर ली है, उनके जो हमसाया हैं उन्होंने ये तस्वीर ली है और उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी दुख की बात है अगर हम में से किसी ऐसे शख्स का या लोगों का अगर रवैया इस तरह से है, चाहे इंसान हो चाहे जानवरों। मैं आपको कहना चाहूंगी अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में भी कोई इस तरह का वाकया देखते हैं तो उसको काइंडली जरूर अपने मोबाइल में कैप्चर करें, उसको जरूर रिपोर्ट करें। ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक उनको कम से कम सजा जरूर पहुंचनी चाहिए। सजा ना सकी तो कम से कम उनको ये एहसास जुर्म जरूर होना चाहिए ताकि वो आइंदा किसी घिनौनी हरकत में मुलविस ना हो। जनाब क्या करें जी, मजबूरी है, ब्रेक की जाने भी जाना पड़ता है ब्रेक से, लेकिन जनाब वादा यह है कि वापस जरूर आएंगे। और जब वापस आएंगे तो कोरोना कोविड-19 के क्या हालात वाकयात हैं पाकिस्तान में, कितने लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और सिचुएशन इस वक्त क्या है, वो आपके साथ शेयर करेंगे सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान में जो कोरोना यानी कि जो कोविड की सूरत हाल है, वो कोई अच्छी सूरत हाल इस वक्त हमें दिखाई नहीं दे रही है। लोगों का जो रवैया है वो भी काफ़ी, मुझे अब लग रहा है कि लोग भी काफ़ी ईजी गोइंग हो चुके हैं। हालात जिस तरह के हैं उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है और उसमें खतरे की घंटी ये बज रही है कि जो मस्बत केसेस की जो तादाद है, जो शरह है, वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 66 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए कोविड से लड़ते हुए। जो शरह है वो 6.75% है मुल्क में मस्बत केसेस की। अच्छा, यहाँ पे मैं एक खबर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, फिर मैं अपने मेहमान का भी तारुफ करवाऊंगी। ईरान में रिसेंटली मैं अभी ब्रेक में अखबार पढ़ रही थी और मुझे खबर मिली कि ईरान में डाकुओं ने कोरोना वैक्सीन की पूरी गाड़ी लूट ली। अच्छा, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आप भी जब भी वैक्सीनेशन लगवाने चाहें तो जो हुकूमती सेंटर्स, जो मेडिकल सेंटर्स कायम हुए हैं जहां पर हुकूमत की तरफ से वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है, काइंडली आप लोग वहां का रुख करें। प्राइवेटली अभी आप इन चीजों से जरा
दूर रहें, अपने आप को महफूज रखें और जो हुकूमत SOPs बता रही है उसके ऊपर अमल करें। अच्छा जी, डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कोविड की एक्चुअल सिचुएशन, SOPs और हमें क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, हम जरा डेल्टा वेरिएंट के मुतालिक भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर इरफान, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में कोविड के हवाले से? कोई अच्छी खबर है आफ्टर वैक्सीनेशन में जो लोग लगवा रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग जी। अच्छी खबर वैक्सीनेटेड पीपल के लिए तो है। अब तो डेल्टा वेरिएंट को आए हुए भी तकरीबन 4-5 वीक्स हो गए हैं और हम स्टैटिस्टिकली डाटा इतना हमारे पास आ गया है कि जो बात हम करेंगे वो एविडेंट बेस होगी। तो जितने भी पेशेंट हमारे पास आइदर प्राइवेटली और गवर्नमेंट सेटअप में एडमिटेड हैं, उनमें से जो क्रिटिकल पेशेंट हैं वो 80 to 85% वो हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि क्रिटिकल पेशेंट्स वही हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई, और वैक्सीनेटेड लोग सिर्फ 10% से ज्यादा क्रिटिकल फेज में नहीं जाते, और यही वैक्सीनेशन का रोल होता है। वैक्सीनेशन लगाने से कतन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने वैक्सीनेशन करवा ली है तो अब हमें कोविड नहीं होगा। अगर हुआ तो वो क्रिटिकल नहीं जाएगा। तो अब तक तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमें बड़ा हौसला अफजा है कि वैक्सीनेशन वाले लोग रिलेटिवली सेफ हैं इस बार। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपसे जरूर बात करना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारा खौफ पाया जा रहा है कि जो लोग वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं वो दोबारा इन्फेक्ट हो रहे हैं। मैं चाहूंगी आप इस बारे में प्लीज जरा खुलकर डिटेल में जरूर अपना कमेंट दें और बात करें। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ये थोड़ी एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है कि वो हो रहे हैं इन्फेक्टेड। उसको आगे भी देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि वैक्सीनेटेड लोग जो होंगे वो क्रिटिकल फेज में नहीं जाएंगे। माइल्ड टू मॉडरेट होना, डिजीज का होना, वो अनयूजुअल नहीं है। तो ऐसा ही है। ये डाटा मैं जो बता रहा हूँ ये एविडेंस बेस्ड है कि हमारे सिर्फ 10% वैक्सीनेटेड लोग जो हैं वो क्रिटिकल फेज में जाते हैं, और वो भी मोस्टली हमारी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन डेफिनेटिवली अपना रोल प्ले कर रही है, और 85% लोग क्रिटिकल फेज में जो नॉन वैक्सीनेटेड जा रहे हैं वो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्डर भी नहीं है, ये भी ध्यान में रखें। तो वैक्सीनेशन डेफिनेटली इज प्रोटेक्टिव और ये लोगों को बचा रही है। ठीक है डॉक्टर इरफान, मैं लास्ट आपसे कहना चाहूंगी कि SOPs कितना फॉलो करना जरूरी है। लोगों का रवैया बड़ा इजी गोइंग इस वक्त दिखाई दे रहा है, तो इस सारे हवाले में हमें अपने आप को डेल्टा वेरिएंट या कोरोना वायरस से हमें कैसे बचाना है, एक मरतबा उस हवाले से अगर आप एक पैगाम भी दे दें। देखें, डेल्टा वेरिएंट के जो सबसे प्रॉब्लमेटिक जो उसका इशू है वो ये है कि जो नॉर्मल वेरिएंट था वुहान से जो चला, जिसको अल्फा वेरिएंट कहते हैं, वो 1 से 3 लोगों को ट्रांसफर होता था। डेल्टा वेरिएंट 1 से 8 लोगों में जाता है। तो मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन रही कि जितना भी हम फोर्स कर रहे हैं पिछले 17 महीनों में, अनफॉर्चुनेटली SOPs पे हमारी पब्लिक उस तरह अमल नहीं कर रही। लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने देखा कि हो गया कि जो वैक्सीनेटेड थे वो समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल सेफ हैं, हम वैक्सीनेशन के बाद मास्क ना भी पहने तो हम डिजीज से बचे रहेंगे। वैक्सीनेशन के बावजूद आपको मास्क पहनना है, और बगैर किसी हिचकिचाहट के कि ये चाइनीज वैक्सीनेशन है, ये USA या यूके की वैक्सीनेशन है, वो बेहतर है। सारी वैक्सीनेशन इक्वली गुड है। हम सबको वैक्सीनेशन लगवानी है। हम सबको 3 ही प्रिवेंटिव मेजर करने थे। हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है। ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। तो वैक्सीनेशन प्लस दीज 3 थिंग्स ये हमें हेल्प करेंगे कि हम इस वायरस को का साइकिल ब्रेक कर सकें। इसके अलावा अभी तक कोई और सोल्यूशन हमारे पास नहीं। अच्छा डॉक्टर इरफान, जब अक्सर जो है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स दिखाई दे रही हैं हमें जब वैक्सीनेशन करवाई जाती है, और आपको पता है कि बहुत सारी डिफरेंट वैक्सीनेशन है, कनाडा की, चाइना की, अमेरिका की, इंग्लैंड की हमें दिखाई दे रही हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ वैक्सीनेशन लगवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अगर आफ्टर वैक्सीनेशन किसी को साइड इफेक्ट उसके नहीं आते हैं, दैट मीन्स कि क्या एंटीबॉडीज बॉडी में बन रही है, नहीं बन रही है। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से इसमें सही बात जो है वो क्या है, ये आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? देखिए, एंटीबॉडीज अभी तक उस पर कंसेंसस नहीं हो पाया कि वो जरूरी है वैक्सीनेशन की इफेक्टिवनेस जज करने के लिए। तभी आप देखें WHO या कोई भी अथेंटिक अदारा, CDC ले ले, इसको अप्रूव नहीं करता कि आपने एंटीबॉडी टेस्टिंग करानी है, क्योंकि एंटीबॉडीज जजमेंट एक मैकेनिज्म इफेक्शन है वैक्सीन की एफिकेसी चेक करने के लिए नॉर्मली, और जो सेलुलर आपका लेवल ऑफ इम्यूनिटी है वो भी इसको सेव कर लेता है प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे कि वायरस आपके अंदर आ चुका है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज का बनना कंपल्शन नहीं है वैक्सीन के इफेक्टिवनेस के लिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर इरफान मलिक, आपने हमें ज्वाइन किया। कोरोना की जो चौथी लहर है उस हवाले से आप बात कर रहे थे। तमाम लोग प्लीज वैक्सीनेशन भी लाजमी तौर पर लगवाएं। प्रोग्राम में जनाब बढ़ेंगे आगे, और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप में से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को एक बहुत ही घिनौना और एक बहुत ही अफसोसनाक दुख वाला एक वाकया
वाकया किस्सा आपको याद होगा 1998 और 1999 के बीच में। मुझे याद है मैं बड़ी छोटी थी, मैं शायद 8-9 साल की थी जब ये वाकया पेश आया था और बड़ी खबरें चली थी और बड़ा एक अफसोसनाक वाकया था और वो वाकया हम तमाम लोगों को आज भी याद है। जनाब क्या हुआ था कि एक शख्स, एक मुजरिम, एक घिनौना मुजरिम जिसका नाम जावेद इकबाल था, उसने 100 बच्चों का कत्ल किया था। आई एम श्योर आप यकीनी तौर पर कनेक्ट कर गए होंगे, मेरी बात तक पहुंच चुके होंगे। 100 बच्चों को बहुत ही बेदर्दी से मारने वाला जावेद इकबाल जो शख्स था वो बिल आखिर पकड़ा गया। ही वॉज अ सीरियल किलर। जब वो पकड़ा गया, जेल तक पहुंचा, गिरफ्तार हुआ तो अचानक खबर मिलती है कि ये बंदा जेल की 4 दीवारी में भी मुर्दा पाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर के बाद ये आपसे बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अब इस रियल इंसिडेंट पर एक मूवी बनने जा रही है और ये मूवी में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो जनाब हैं यासिर हुसैन साहब। हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री का जाना माना पहचाना नाम है और इस वक्त हम इसी मूवी के बारे में, इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे। अपनी नौयत का यकीनी तौर पर जो है वो एक बड़ा डिफरेंट रोल होने वाला है, बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर होने वाला है। हम बात करते हैं जनाब यासिर से। यासिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको नियो पाकिस्तान में खुशामदीद भी कहते हैं। आप एक बहुत ही मनफी किरदार अदा करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हमें इस किरदार के बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया नियो टीवी का और आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। मैं जी शुक्रिया अदा करूँगा अब्बू लहर साहब का और जावेद अहमद जो प्रोड्यूसर हैं उनका, जिन्होंने ये कहानी उठाई और इस पर फिल्म बना रहे हैं और ताकि लोगों को पता चल सके कि वो क्या वाकया था, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और मुझे मौका मिला इसमें काम करने का। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर है जो मैंने आज तक नहीं किया, बल्कि किसी ने भी नहीं किया होगा। शायद इतना नेगेटिव इंसान देखा भी नहीं है किसी ने अपनी ज़िंदगी। तो बड़ा मुश्किल किरदार इस तरह है कि उसके बारे में सोचना कि उसकी बैक स्टोरी क्या है या उसने कैसे ये सोचा होगा, ये इतना घिनौना काम, तो वो सब जहन में रख के अदाकारी करना और एक्सप्रेशन देना एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस है। और हैट्स ऑफ टू द टीम जो इतना जेलिन हुई है और जितना मेहनत के साथ इसको बना रहे हैं फिल्म को। तो फर्स्ट लुक आप लोगों ने देखी और आपने पसंद भी की। वो गेटअप आर्टिस्ट ने भी बड़ा कमाल किया, कुछ मेरी भी उससे वेट शेड बढ़ा के लुक्स मिलने लगी हैं। आपकी क्या राय है फर्स्ट लुक के बारे में? यासिर, हमने इसकी, जैसा कि आपने बताया अभी कि इसकी जो फर्स्ट लुक है वो अब पब्लिक हो चुकी है और हमने भी देखी है एंड इट्स वेरी इम्प्रेसिव जो फर्स्ट लुक है। आई कैन सी, हमारी ऑडियंस भी इस वक्त देख सकती है। बहुत ज़बरदस्त पोस्टर हम इस मूवी का अभी देख सकते हैं एंड आई एम श्योर कि जब ये मूवी हम देखेंगे ऑन स्क्रीन तो ये बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट के साथ होगी। अच्छा, मुझे बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस किरदार को लेके, दो कि इट्स नेगेटिव कैरेक्टर, कितना स्टडी कर रहे हैं आप जावेद इकबाल का जो रियल कैरेक्टर है या जो सारा इंसिडेंट है, कितना गो थ्रू आपको करना पड़ा है सब कुछ? ये जी हमारे जो डायरेक्टर हैं अबू लहर, उन्होंने एक किताब लिखी कुछ अर्से पहले इसके ऊपर। इसका नाम था कुकड़ी। इसका निकनेम था कुकड़ी क्योंकि जैसे ये बैठा करता था तो वो बिल्कुल वैसे ही था। तो वो उसने उसको देखकर ये उन्होंने किताब लिखी रिसर्च करके और ये किताब काफ़ी मकबूल हुई। तो फिर इस किताब के ऊपर उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखा है और ये फिल्म बहुत अलग है, एक आर्ट मूवी है। इस फिल्म को एंटरटेनमेंट के लिए ही देखा जाए, जैसे दुनिया भर में सीरियल किलर्स पर कहानियां बनती हैं, फिल्में बनती हैं, रियल इंसिडेंट्स पर फिल्में बनती हैं, ये बिल्कुल ऐसी एक फिल्म है। इसका मकसद बिल्कुल भी इस कैरेक्टर को ग्लैमराइज करना नहीं है, इसको कोई माशरे में कोई जगह देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जैसे किसी भी इंसिडेंट की कहानी होगी। पाकिस्तान में और दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो हौलनाक हैं, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता और उन पे कहानियां बिल्कुल बननी चाहिए। कई लोग सोशल मीडिया पे ये बात भी कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसे हीरो पर कहानी बननी चाहिए जो जिससे कुछ सीखने को मिले, तो वो भी बिल्कुल बननी चाहिए 100%। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी कहानियां नहीं बन रही और ना मुझे ऑफर हो रही हैं। ये कहानी किसी ने बनाई और मुझे ऑफर हुई तो मैंने कर दी। तो यहाँ से जब आपको ये जो है किस कैरेक्टर के लिए ऑफर किया गया, जब आपको इसके किरदार की फौरी तौर पर पेशकश की गई तो आपने फौरी तौर पर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया या फिर थोड़ा सा सोचा समझा कि नेगेटिव कैरेक्टर है, लोगों का फीडबैक क्या आएगा, किरदार करना मुश्किल होगा, कितना अपने आप को ढालना पड़ेगा, तो कितना सोचा आपने इस? एक एक्टर के लिए बड़ा अच्छा होता है इस तरह के कैरेक्टर। उसकी वजह ये है कि कुछ नया करने का मौका मिलता है। टीवी पे आप लोग मुझे कम ही देखते हैं, उसकी वजह ये कोई कैरेक्टर ऐसा मिलता नहीं है मुझे।
मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आता कि मुझे ये करना चाहिए कि एक ही जैसे किरदार रिपीट हो रहे हैं। बहुत कम एक्टर की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि उसे ऐसा कैरेक्टर मिले जो उसमें कुछ मार्जिन हो। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें बड़ा मार्जिन है काम करने का, क्योंकि ये इंसान कोई ऐसा साइको इंसान नहीं है जैसे हम साइको फिल्मों में देखते हैं। ये एक आम इंसान जैसा है, जिसे जब गुस्सा आता है तो आता है, जिससे नहीं आता तो नहीं आता। ये बिल्कुल धीमी तबीयत का इंसान था आम जिंदगी में, तो उसको वैसा ही पोर्ट्रे करना बड़ा मुश्किल था। डेफिनेटली बहुत मुश्किल और बहुत चैलेंजिंग किरदार होगा। हमारी बेस्ट विशेस में यासिर आपके साथ है। मुझे ये जानना है आपसे कि जब ये लोग देखेंगे मूवी ऑन एयर, ये मूवी जाएगी इंशाल्लाह और सक्सेसफुल भी होगी, क्या पैगाम जाएगा हमारे मुआशरे में और सोसाइटी में इस किरदार को लेकर, इस फिल्म को लेकर? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो, जैसे हम हॉरर फिल्म देखते हैं तो उसको देख के कोई पैगाम नहीं जाता। हम हॉरर फिल्म बनाकर या हॉरर फिल्म देखकर ये नहीं साबित कर रहे होते कि जिन भूत या चुड़ैलें होती हैं या रूहें इसी तरह करती हैं, या अगर ऐसा हो जाए तो आपको पादरी के पास जाना है या मौलवी के पास जाना है। तो ये तो एंटरटेनमेंट बेस्ड चीज होती है। अब ये एक वाकया है जो हौलनाक है, हुआ था, उसकी जिंदगी के कुछ दिन हमने उठाए हैं, हमने वो पूरा वाकया नहीं उठाया। इसमें कोई इनसेंसिटिव चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरह के वाकयात हुए वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम इसको ग्लैमराइज नहीं कर रहे, हम इसको गैर जरूरी चीजें नहीं दिखा रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जिंदगी का एक पार्ट उठाकर हम आवाम तक पहुंचा दें, उन्हें पता चले अच्छा ये हुआ था इसके साथ इसकी जिंदगी के इन दिनों में। तो ये एक ऐसी कहानी है, तो इसका मकसद ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक एंटरटेनमेंट बेस्ड चीज है और एक तारीख का हिस्सा है हमारी। 99 में ये वाकया हुआ था और हमने वहां से कुछ दिन उठाए हैं और उसको पहले कलम बंद किया और अब उसको फिर फिल्म बंद कर लिया। थैंक यू सो मच यासिर, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ, आपकी पूरी टीम के साथ हैं। जनाब, ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं प्रोग्राम में और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे जो भारत का जो असली चेहरा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करती है जो मुल्क, और वहाँ पर अक़लियतों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है आज भी इन 2021, ये मैं आपको बताऊंगी इन नियो पाकिस्तान आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइएगा। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और बड़ी एक अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला एक किस्सा, एक वाकया मेरी नज़र के सामने से गुजर रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई एम श्योर कि आप भी ये स्टोरी देखकर काफ़ी जज्बाती दिखाई देंगे। और इंडिया जो कि अपने आप को जमहूरियत कहता है कि हम जो हैं वो दुनिया के सबसे जो है वो नंबर 1 हैं हम इसमें, और अब उनका जो चेहरा है वो बेनकाब जनाब हो चुका है। भारत ने पूरे 70 साल लगाकर जो एक वो कामयाब हुआ था ना अपने आप को बताने में, एक सेकुलर चेहरा पेंट करने में जो कामयाब हुआ था, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जनाब उसको बेनकाब कर दिया और एक झटके में उसको हटा डाला। एक निहायत अफसोसनाक इंसिडेंट जो भारत में पेश आया, मैं इस पर बात करूंगी, लेकिन पहले आप खुद देखिए कि एक्चुअली इंसिडेंट हुआ क्या है, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। वीडियो प्ले कीजिएगा। शख्स हत्ता के जो है मर गया है और ख़त्म हो गया है, उसकी ज़िंदगी की हर सांस रुक गई इस वाक़े के बाद। महज की चोरी का उस पर इल्ज़ाम था, उसको हाथों से बांधकर रस्सी के साथ ट्रक के साथ घसीटा जा रहा है। ये जनाब भारत का असली चेहरा है जो अपनी वीडियो में वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने खुद वीडियो बनाई और उसको अपलोड किया। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से भारत में जो अक़लियतें हैं वो बिल्कुल गैर महफूज हैं। दलित तो उनकी एक हम मजहब एक जात है, हिंदू होते हैं दलित, तो वहां पे आप सोचिए कि मुसलमान कितना गैर महफूज होंगे, सिख कितना गैर महफूज होंगे, ईसाई कितना गैर महफूज होंगे, उन पर कितना जुल्म तशद्दुद किया जाता होगा। और भारत का कोई एक किस्सा नहीं है, जात पात में तो ये हमेशा से जो है वो जुल्म सितम करता आया है। बहरहाल बात को मजीद तफसील में नहीं जाऊंगी। जो हमारी मेहमान है ह्यूमन एक्टिविस्ट हबीबा सलमान साहिबा, उनसे जरा बात करते हैं इस पूरे मौजू के ऊपर और उनको खुशामदीद भी कहती हूँ। हबीबा जी, आपको बताएगा ये अब भारत में जो अक़लियत बरादरी के साथ जो रोजाना की बुनियाद पर इस तरह के ज्यादती के तशद्दुद के जो वाकयात पेश आते हैं, क्या कहेंगी आप कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है इस तरह के वाकयात की तादाद में दिन ब दिन? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का।
जहां तक भारत की बात करें, कश्मीर में पूरी दुनिया ने देखा है कि ह्यूमंस को एज अ शील्ड जो है ना, ह्यूमन शील्ड्स इस्तेमाल किया गया है। इनको गाड़ियों के सामने बांध के मुजाहमत को रोकने के लिए जो है वो लोकल्स को गाड़ियों के सामने बांध के तो उनकी जो आर्मी है वो उनको पूरी जो है सिटी में घुमाता रहा है और फिर अपने जो टारगेट्स थे वो पूरे करते रहे हैं। जो माइनॉरिटीज हैं या फिर जिनको ये इंफीरियोरिटी उसमें समझते हैं कि जो इंफीरियर समझते हैं, जो दलित कास्ट है, उसके हवाले से मुतादिद इस तरह की बातें, इस तरह के वाकयात जो है वो नजर आते हैं कि पानी शेयर करने से इन्होंने जो है ना इस किस्म की तशद्दुद की या किसी को जान से मार दिया। तो ये जो है ये लहर जो है ये एक समझे एक कर्स है हमारे लिए, एक लानत है ये हमारे लिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल एक सोशल कंस्ट्रक्ट, एक हिस्ट्री के बुनियाद पे ये चीज चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये जिस तरह से भारत क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, वहां पे बहुत ज्यादा इस तरह की जो है माइनॉरिटीज आपस में जिस तरह से रह रहे हैं, सिमिलर केसेस पाकिस्तान में भी जो है सरफेस करती हैं कि बहुत सारे केसेस में होता है कि किसी और रिलीजन की बंदी ने अगर किसी जैसे मुसलमान के प्लेट में खाना खाया, इस किस्म की स्टोरीज आती हैं, तो उसके ऊपर तशद्दुद करना या इस तरह से, तो ये सब चीजें जो है वो अदम बर्दाश्त जो होता है मुआशरे में, ये उसकी अक्कासी करता है। तो हमारे यहाँ हम कोशिश करते हैं कि इंसान की या जिसका जो किबला है, जिसका जो कहें मजहब है, जिसका जो धड़ा है, उसकी सुप्रीमेसी के लिए ह्यूमन लाइफ्स को जो है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं फिर रखते हैं। ह्यूमन लाइफ्स को जो है वो सेक्रीफाइस कराना पड़ता है, उनकी कुर्बानी दी जाती है, एक मैसेज दिया जाता है। तो ये सारा वाकया नहीं है अदम बर्दाश्त का या अक़लियतों के साथ, चाहे वो फिर दलित हो, चाहे फिर वो मुसलमान हो या सिख ईसाई हो। भारत में हमेशा से ये तारीख है, तारीख रकम है, और बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जब मुसलमानों पर भी बेतहाशा तशद्दुद किया गया, जुल्म सितम किया गया। ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ऐसे वाकयात जो है वो बहुत ही ज्यादा निकल के आते हैं। और जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंटरनेशनल फ्रंट पे जो कश्मीर का इशू है, कश्मीर का इशू क्यों है, ये सिर्फ लैंड डिस्प्यूट नहीं है। यहाँ पे ह्यूमन इंसानों के साथ क्या होता है, इंसानों के ऊपर जिस किस्म के बुलेट्स, बच्चों के ऊपर जिस किस्म के जो है तशद्दुद किए जाते हैं, सो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप ट्रिकल डाउन करें, फिर इनकी जात पात के जो मसाइल हैं, जिसमें दलित कास्ट जो है वो सबसे ज्यादा जो है पिसता है इन्हीं में से। फिर अदर देन दैट, फिर जो अदर रिलीजन के लोग हैं वहां पे फिर उनके लिए एक्सेप्टेंस के इश्यूज हैं। अनफॉर्चुनेटली दो कौमी नजरिया जो के बेसिस पे पाकिस्तान के डिवीजन के बाद, जो पार्टीशन के बाद जो है बहुत सारे मुस्लिम्स जो है वो दूसरी तरफ भी रह गए हैं। मगर जो इश्यूज हैं उनके, जो हमारे इश्यूज थे, मैं समझती हूँ 1947 से पहले के, वो अब भी उन्हीं इश्यूज में बस रहे हैं, अब भी वो उन्हीं इश्यूज को फेस कर रहे हैं। सो फॉर्चुनेटली वी गॉट पाकिस्तान, हमें यहाँ पे जो है अपनी शनाख्त के साथ जो है ना हमें ये मुल्क मिला है। मगर हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि जो हमने 47 से पहले सहा है, हम अपने माइनॉरिटी जो फेलोज हैं, जिसमें सिख हैं, जिसमें क्रिश्चियंस हैं, जिसमें इवन दलित कास्ट और हिंदू कास्ट मौजूद हैं, हमारे यहाँ भी बड़े इस किस्म के वाकयात आते हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन वगैरह के। तो हमें एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि हमने ये एनॉमलीज फेस किया, अब कोई और ये फेस ना करें, और हमें उनके साथ बिरादरी की अच्छी जो है ना दोस्ताना ताल्लुकात के साथ रहना चाहिए। इंडिया जो है उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि तमाम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स को ये फ्लैग करना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर जो इंटरनेशनल यूएन फोरम्स है उनके अंदर भी इसको फ्लैग करना चाहिए, ताकि इंसानी हकूक की जो सुप्रीमेसी है वो दुनिया में कायम हो सके। बिकॉज मेरा ख्याल है कि जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें हर चीज की, हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक जो है सिग्निफिकेंस होती है। जैसे यूएन कन्वेंशंस है, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है, फिर इस तरह से जो ये शुरू होता है, ये आपके सोशल मीडिया से शुरू होता है, फिर ये अपवर्ड्स जाके ये जो
इंटरनेशनल फिर रिकमेंडेशंस देता है यूनाइटेड नेशंस उन कंट्रीज को, तो इंडिया के लिए जो है इस किस्म के जो रिकमेंडेशंस है वो उन फोरम्स से जो है ना इंटरनेशनल जो भी ह्यूमन राइट्स जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी इस वक्त जो नरेंद्र मोदी है उन पर बड़ी खासी तनकीद की जा रही है और ऐसे शख्स की कहा जा रहा है कि इस वक्त हिंदुस्तान पर, भारत पर हुकूमत है जिन्हें एक अकलियत के कत्लेआम पर अब किसाई का भी जो है वो खिताब मिल चुका है। इस पर आप ये कमेंट करेंगे? देखिए, जहाँ पे पॉलिटिक्स आते हैं वो अपनी सियासत को जमाए रखने के लिए वो मेजॉरिटी क्या चाहती है या फिर जुनूनी क्या चाहते हैं वो उस पर जाते हैं। तो जो हम बार बार कहते हैं कि एक्सट्रीमिज्म है अफगानिस्तान में या पाकिस्तान के किसी हिस्से में एक्सट्रीमिज्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरह से भारत में भी जो है एक्सट्रीमिज्म जो ये जो के फॉलोअर्स हैं दे आर एक्सट्रीमिस्ट्स, वो एक्सट्रीमिज्म को इस्तेमाल करके वो अपनी हुकूमत को बरकरार रखना चाहते हैं। उनका और कोई मकसद नहीं है कि इससे जो वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी जिंदगियां कुछ अच्छी होंगी, वो तलवार उठाएंगे तो वो पता नहीं कोई जो है ना उनकी इकोनॉमी ने बेहतर होना है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जो एक कहें आपकी एक गेम है जिससे ये अपने हुकूमत को बरकरार रखना चाहते हैं। अमेरिका में अगर देखें तो वाइट वो जो ट्रम्प के दौर में जिस तरह से नेटिव्स को बिल्कुल बिल्कुल हबीबा जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया हमारे सेगमेंट के लिए प्रोग्राम में। और बिल्कुल भाई, भारत में ये कोई पहला वाकया नहीं है जो कि पेश आया हो, इससे पहले भी भारत बहुत बार साबित कर चुका है कि वहां पर भारत में हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो अकलियतें हैं वो महफूज नहीं है, चाहे वो उनकी हम मजहब हो, हमजात हो या फिर मुसलमान या सिख ईसाई हो। इसके साथ ही हम जनाब ब्रेक पर जा रहे हैं, इट्स अ हेडलाइन ब्रेक। जब हेडलाइन ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू नियो पाकिस्तान। और मैं हूं नाम नबीहा इजाज। और हेडलाइंस आपने देख ली, अपडेट आप तमाम लोग हो चुके हैं सियासी खबरों से मुतालिक। तो जनाब आज हम आपको अपडेट करेंगे इन नियो पाकिस्तान आपके मुस्तकबिल से मुतालिक, यानी कि आपका आने वाला हफ्ता और महीना कैसा रहेगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको तो करना पड़ेगा इंतजार, लेकिन ये इंतजार ज्यादा लंबा या तवील नहीं होगा। तो प्रोग्राम में आज हम आपको आपके हफ्ते की सारी डिटेल्स देंगे, जो 12 सितारे हैं उस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवाती चलूं, वैसे तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन स्टूडियो कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ जनाब मौजूद हैं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? सब ठीक। अच्छा, बड़ी बदलती हुई सूरत हाल दिखाई दे रही है। पहले मैं बात करना चाहूंगी कि इस खित्ते के हवाले से खासकर, एक तो कल आपको पता है कि बड़ा सियासी शो हुआ, पीडीएम का जो है वो जलसा हुआ, वहां पर सारी नजरें। दूसरा जो उससे पहले हैपनिंग हो चुकी है आपको पता है इस खित्ते में, और जो हमारा हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, वहां पर जो तालिबान की हुकूमत के हवाले से बड़ी चर्चा रही और है भी। मैं चाहूंगी कि जरा कमेंट ले लें कि ये जो खित्ते में इतनी तब्दीलियां आ रही हैं, इसका पाकिस्तान पर जो है वो क्या असरात होगा और मुस्तकबिल में क्या ये हुकूमत कायम रहेगी भी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। आपने बहुत सारे सवालात एक साथ ही कर दिए, तो लिहाजा मैं इसका 1 बाय 1 आपको मैं जवाबात इसके दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा अफगानिस्तान पर। आपको याद होगा कि पिछले साल एक मुकम्मल सूरज ग्रहण लगा जो हमारे साहिली इलाकों पर देखा गया, कराची में वो मुकम्मल था। जिस वक्त ये ग्रहण लगते हैं तो उस वक्त मुख्तलिफ किस्म की तबाही होती हैं, यानी कि मुश्किल दौर शुरू हो जाते हैं उन इलाकों पर जिस जगह पर ये मामलात चल रहे होते हैं, सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के मामलात। तो उसके बाद आपको याद होगा कि हमारे इलाके में बहुत सी ना तब्दीलियाँ आने शुरू हो गई, जैसे कि ये कोरोना वायरस चाइना से शुरू हो गया, ठीक है। फिर और तबाही के कोई भी जो इल्म है वो मौत की पेश गोई की इजाजत हरगिज नहीं देता, कोई भी इल्म है, लेकिन अलूम अपनी जगह मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है तो लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं और दिलचस्पी भी रखते हैं। जो इसके बाद आप देखेंगे कि ईरान और इसराइल की जंग शुरू होगी, फिर ये फलस्तीनियों पर मजालिम शुरू हो गए, इंडिया में एक कशीदगी रही सिखों की, वो एक तहरीक उन किसानों की, तो यानी कि पूरा खित्ता ना एक टेंशन में रहा। और इसके साथ अब अमेरिकी फौजियों का इनखला तालिबान से हो रहा है।
तो बहुत सारे लोग ये इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि अमेरिकन अब यहाँ से जा रहे हैं, कोई लोग इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि तालिबान की हुकूमत आ गई। बहरहाल हर बंदे का अपना सोचने का नजरिया है, लेकिन जो अलूम इसके बारे में कहते हैं कि जो अफगानिस्तान है इसके अंदर अभी अमन कायम नहीं हो सकेगा, हुकूमत की तश्कील के लिए बहुत ज्यादा इनको मुश्किलें होंगी, और इनका जो अफगानिस्तान का जायचा है इसमें सितारा शम्स और सितारा ज़ोहल ये एक दूसरे के आमने सामने है, मुकाबले पर है। जिस वक्त इस तरह के मामलात होते हैं तो खाना जंगी की कैफियत रहती है, तो इसमें खाना जंगी की भी कैफियत रहेगी, और इसका कोई हिस्सा यानी कि अफगानिस्तान का कोई एक हिस्सा अलग हो जाएगा, या वो अलग होकर किसी जगह यानी कि किसी मुल्क के साथ शामिल हो जाएगा, या वो एक अलग से कोई रियासत या इस तरह के, यानी कि अफगानिस्तान के टूटने के इम्कानात मौजूद हैं, और इसके अंदर बदअमनी रहेगी, जंगी कैफियत पाकिस्तान रहेगी। पर जो है अगर हम उसके असरात की बात करें और पाक अमेरिका ताल्लुकात की बात करें ये इस खित्ते में तब्दीली की वजह से, तो मैं चाहूंगी कि अगर आप वो भी शेयर करें। पाक अमेरिका ताल्लुकात फिलहाल कहीं कोई मुतासिर नहीं होंगे, और इसमें यानी कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि इन्होंने अफगानियों का साथ दिया है, अमेरिकन का साथ नहीं दिया, लेकिन वो अमेरिकन की अपनी पॉलिसी है कि वो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन इसका फिलहाल कोई यानी कि अगर कहें कि अमेरिका हमारे मुखालिफ होने जा रहे सितारों में, ऐसा भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और ना कि आलमी बिरादरी का दबाव भी पाकिस्तान पर मुझे नजर नहीं आ रहा। सितारों की लैंग्वेज में भी ऐसा कुछ नहीं है। खल्फिशार पाकिस्तान के अंदर बदस्तूर कायम रहेगा, अच्छा, और इस तरह बेचैनी और बदअमनी की कैफियत रहेगी पाकिस्तान के अंदर। और अभी जैसे ये पीडीएम ने भी एक जलसा किया, तो पीडीएम के जो सबसे बड़े इनके जो इन्होंने सदर या जिनको भी बड़े नामजद किया है, तो फजलुर रहमान के हाथ में शमसी लकीर मांद है। अच्छा जी, तो इनका अगले 8 सालों तक मुझे कोई अरूज नजर नहीं आता। 8 साल के लिए 8 साल में इनका हुकूमत के अंदर ना कोई रोल होगा, और ना कोई अगले 7 से 8 साल के अंदर ये हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, और ना इनको मुझे इम्कान ये कि इसको कोई वजारत भी नहीं मिलेगी। ये बस ऐसे तो जो पीडीएम अभी कोशिश कर रही है हुकूमत को तोड़ने की, ये कोशिश नाकामी आपको दिखाई दे रही है। सारी जो बड़ी जो जमातें हैं वो इस वक्त इकट्ठी एक पेज में है, तो इन सब के सितारे भी मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे हुकूमत का। नहीं, देखिए जो इमरान खान है उसके सितारे इस वक्त मजबूत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। हालांकि एतमाद का वोट भी हुआ, लोग कह रहे थे कि ये चले जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद किस्मत ने उनका साथ दे दिया। तो जो मुश्किल पीरियड था वो उनका अगस्त तक था। अगस्त के बाद अब जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा तो मुश्किल टाइम गुजर पीडीएम हुकूमत पर कोई खास असरअंदाज नहीं हो सकेगी जायचे के मुताबिक। और इमरान खान के हाथ में दिमाग की भी 2 लकीरें हैं, ये और शादी की भी लकीरें। हाँ, यानी कि ऐसे जिस बंदे के हाथ में डबल लकीरें होती हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उस इंसान की जिंदगी में बहुत सी चीजें 2-2 मरतबा होती हैं। अच्छा। जैसे अरूज के 2 दौर लगा लें, इन्होंने एक वर्ल्ड कप जीता दौर, और अब ये, लेकिन सियासत में भी मुझे लगता है कि इनके 2 दौर ही होंगे। हाँ। अच्छा, अगर खान साहब भी अपना ये टेन्योर भी पूरा करते हैं और आगे भी दिखाई देते हैं, तो क्या जो है वो तब्दीली कुछ दिखाई देती है कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा वक्त आएगा खान साहब की हुकूमत में होते हुए ही? जो ये 5 साल हैं इसमें इतना कुछ खास नहीं होगा, लेकिन जिस वक्त इनका 4था साल मुकम्मल होगा उसके बाद मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान के 2 दौर होंगे, जो दूसरा दौर होगा वो पाकिस्तान के लिए खुशहाली का बाइस बनेगा, वो गोल्डन पीरियड। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम जरा हमारे जो दीगर सियासी जो मुखालफीन हैं या जो रहनुमा हैं जरा उनका भी तस्करा कर लेते हैं। बहुत ज्यादा जो है वो आजकल सरगर्म जो है सियासी सरगर्मियों में एक्टिव दिखाई दे रही हैं। एक तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और दूसरा मरियम नवाज शरीफ। तो मैं इन दोनों के हवाले से भी चाहूंगी कि इनके जो सितारे हैं या जो हाथ की लकीरें हैं यकीनी तौर पर आपने गो थ्रू किया होगा, तो पहले मरियम साहिबा की बात कर लेते हैं। मरियम साहिबा के हाथ पर दिल और दिमाग की लकीरें सिंगल है, तो अच्छा, ऐसा इंसान खान साहब की तरह डबल नहीं है। अच्छा, तो ये यानी कि उसके मुखालिफ है, यानी कि थोड़ी बहुत जिद्दी तबीयत या कह लें कि इस तरह के इंसान के अंदर जोश
बहुत ज्यादा होता है, और लेकिन वो मुफाहमत की पॉलिसी सियासी तौर पर उभर कर आएंगे सामने, सियासी तौर पर उभर कर आएंगे, लेकिन इनकी जो किस्मत की लकीर का जो रूट है, जिनके हाथ में ना बादशाहत की लकीर है नहीं है। तो इम्कान ये कि वजारत उज़्मा पर ये कभी भी नहीं पहुंच सकेंगी। हाँ, वजारत उज़्मा से नीचे जितने मामलात हैं ना, सदर बन सकेंगी कभी पाकिस्तान की, और ना कभी बन सकेंगी वजीर आजम, नहीं देख सकेंगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मकबूलियत में तो इनको बेपना इजाफा होगा, लेकिन एक जो बड़े पाकिस्तान के जो दो हैं, वजीर आजम बनना या सदर पाकिस्तान बनना, तो ये दोनों लकीरें इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इनको मुस्तकबिल का वजीर आजम समझ रहे हैं। एक तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से एक तो बहुत सारी चर्चा रहती है, और दूसरा जो नाम आता है सामने वो बिलावल भुट्टो जरदारी का आता है। तो इनके हाथ की जो लकीरें हैं या जो इनका जो सितारा जो चार्ट है वो क्या कहता है? बिलावल भुट्टो के मेरे इल्म के मुताबिक तो इनकी सियासत खत्म हो चुकी है, और जायचे के मुताबिक इनके खानदान में से कोई और सामने उभर कर आ सकता है? इनके खानदान में आसफा भुट्टो हो सकती है, बख्तावर, हाँ बख्तावर भी हो सकती है। आसफा के जरा ज्यादा सितारे अरूज में है, लेकिन जो ये बिलावल भुट्टो हैं, इनकी जो शमसी लकीर है वो मांद है। अच्छा, यानी कि इनको आगे सियासत में अरूज है नहीं, तो ये आगे चंद दिनों या चंद महीनों के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सियासी मंजर से बिल्कुल गायब हो जाएंगे, और इनका सियासत में फिलहाल कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। यानी कि इस वक्त जो सबसे अगर सबसे स्ट्रॉन्ग सितारे चल रहे हैं किस्मत के हवाले से भी और सियासी अरूज के हवाले से भी, तो वो जनाब खान साहब का आपने बताया है कि खान साहब का टाइम चल रहा है, ये भी टेन्योर पूरा करेंगे, और प्रेडिक्शन जनाब ने ये किया है कि जनाब अगले 5 साल जो हैं वो भी खान साहब के ही दिखाई देते हैं। अच्छा, अब हम जरा बात कर लेते हैं कोरोना के हवाले से भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा, एक पूरी दुनिया जो इसकी लपेट में आ चुकी है, कब जाता हुआ तो मैं नहीं समझ सकती कि कोई भी बीमारी इस तरह से आए, कोई भी वायरस आए तो वो जाएगा तो नहीं, हम ही उसके साथ एडजस्ट करेंगे या वैक्सीनेशन लगवाएंगे या एसओपी फॉलो करेंगे, लेकिन आसानियां कब से जो है वो हमारे लिए जो देखिए, हमने अपने आदादो शुमार पर चलना होता है, और मैं पहले आपको कह चुका हूं कि हम इस तरह की पेशगोई कि हमें इजाजत नहीं होती जिससे सनसनी फैले, अच्छा, या लोग किसी खौफ में मुब्तला हो जाएं। ये 2 रूल्स होते हैं, जिन लोगों ने टीचर्स से सीखा होता है तो वो क़वायद व ज़वाबित के साथ सिखाते हैं। लेकिन आपने सवाल किया तो आपको जवाब दे दूं, जो ये दिहाई है 2020 जब से शुरू हुआ है, तो उस वक्त से ये मामला चल रहे हैं। अब 2021 भी आ गया, तो इम्कान ये है कि, और इसमें आप देख लें 2020 में तुर्की की भी जंग हुई, तुर्की ने भी जंग की, तो बीच में पाकिस्तान ने भी कुछ शमूलियत अख्तियार की थी उस जंग में। तो अब आप देखेंगे कि ये 2029 तक जो है मामलात, ये पूरी दिहाई मुश्किल होगी। इसमें जंगें भी आप देखते तक, वबाई अमराज भी नजर आते रहेंगे, यानी कि किसी और शक्ल में कोई नया मर्ज आ सकता है, लेकिन जिस वक्त तक ये 2029 तक है, तो उस वक्त दुनिया जो है वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में रहेगी, और आप देखेंगे बहुत जल्दी चीजें होंगी। जितनी चीजें, यानी कि अगर कोई नई इजाद होनी है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी, जंग होनी है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी, और यानी कि अफरा तफरी की कैफियत एक रहेगी। कोई बड़ी पेशगोई इस पूरे जो है वो 10 साल के अरसे में आप होते हुए देख रहे हैं? 10 साल के इसमें अक्सर मुल्क जो हैं, बहुत सारे मुल्क, कमज़ोर मुल्क टूट जाएंगे, सिर्फ मजबूत मुल्क ही कायम रह सकेंगे। और तमाम दुनिया पर क्योंकि अभी तक जंगें जो है वो मगरिब तक पहुंची नहीं है, तो जब तक ये यमन का मामला हल नहीं होता तब तक पूरी दुनिया के अंदर अमन का होना ठीक है। और पाकिस्तान के सितारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे इस पूरे अरसे में? पाकिस्तान के सितारे देखने में हमारे दिफाई मामलात तो बेहतर रहेंगे, लेकिन अंदरूनी जो मामलात हैं, सरहदें हमारी महफूज रहेंगी, लेकिन सरहदों पर भी कशीदगी कायम रहेगी। ठीक है, इंशाल्लाह जो भी वक्त है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा वक्त आए और आसान वक्त आए और खुशियों वाला वक्त आए, आमीन। जनाब, इसके साथ ही हम प्रोग्राम में बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक के जानिब, और हमारे सितारे यानी आपके सितारे जनाब क्या कहते हैं, 12 सितारों का हाल आप तक पहुंचाएंगे कि आपका हफ्ता जनाब कैसा गुजरने वाला है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आई नो कि आपको इस सेगमेंट का बड़ा बेसब्री से इंतजार है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपका हफ्ता जो आने वाला है वो कैसा होने वाला है। तो जनाब जो 12 सितारे हैं उनका हाल हम आप तक पहुंचाने वाले हैं और सैयद अली जैदी साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। तो आगाज करते हैं पहले सितारे से। जी जनाब। ये पहला बुर्ज, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सोमवार यानी कि आज का दिन और जो कल का दिन मंगल है, फिलहाल इन 2 दिनों में कोई भी नया काम शुरू ना करें, क्योंकि ये दोनों तारीखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं या नहस कह लें। तो शुरू करते हैं पहले बुर्ज से, बुर्ज हमल। तो जो मुलाजमत पेशा ख़वातीन हैं उनके लिए मसाइल हो सकते हैं और वो उनके लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। तो उनको ये भी चाहिए कि अगर वो जॉब छोड़ना चाहती हैं तो फ़िलहाल इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि ये 4 दिनों के बाद उनके हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। नज़दीकी सफ़र इनके पेश आते रहेंगे, लेकिन बैरून मुल्क के सफ़र फ़िलहाल इल्तवा का शिकार रहेंगे और किस्मत हमेशा साथ देगी और सेहत के मुतासर होने के इम्कानात हैं। और जो लोग किसी भी आर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं वो लोग इस हफ्ते काफ़ी कामयाब रहेंगे। बुर्ज सौर, शराकती मामलात मुतासिर रहेंगे। जो लोग किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या पार्टनरशिप में चलते हैं तो उनके मामलात मुतासिर रहेंगे और कम इम्कान है कि उनको इस हफ्ते उनके बिजनेस से ज़्यादा मुनाफा हो सके और मामलात बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले रहेंगे। और ताहम सूरत हाल किसी भी किस्म की वाज़िया नहीं होगी। फिलहाल तो इस सूरत में कोई सदका खैरात किया जा सकता है, वो हम बता सकते हैं जितने टॉरस देख रहे हैं इस वक्त में। ये ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका दे लें, काले माश का सदका दे लें तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और नई सरमायाकारी या किसी जगह नए बिजनेस को शिफ्ट करना या जगह को चेंज करना फ़िलहाल इनके लिए फ़ायदा मंद नहीं रहेगा। सफ़र पेश आ सकते हैं और माली मामलात में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एहतियात की ज़रूरत है। और जेमिनी, इनके लिए बड़ा बेहतरीन दिन है एतवार, यानी कि कल गुजर चुका है एतवार। सुबह 9:42 पर इनका बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है। ये इसके अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तौर पे कर दें तो वो करें। और यानी कि कोई बिजनेस नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, यानी कि कुछ भी कोई नया प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है। सरमायाकारी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी सरमायाकारी करना वो फ़ायदा मंद नहीं होगा, लेकिन एक दरमियाने लेवल की सरमायाकारी कर सकते हैं। बेहतरीन वक्त चल रहा है इस वक्त। आप कोई भी काम करें तो इम्कान है कि उसके अंदर आपको कामयाबी मिलेगी। ताहम काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा और जहनी दबाव का शिकार हो सकते हैं। जेमिनी के बाद आया कैंसर। कैंसर के लिए जी बुध के दिन से 10:26 पर इनका जो है बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है, परसों से। हाँ जी, बुध के दिन 10:26 के बाद कोई भी नया काम शुरू करना चाहें, कहीं कोई मैसेज भेजना चाहें। हमारे डायरेक्टर साहब उमर साहब की भी दिल की धड़कनें इस वक्त तेज हो रही हैं, कोई अच्छी तनख्वाह बढ़ने की भी खबर बता दें। ये और जो लोग शोहरत के हवाले से काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया या मीडिया से वाबस्ता जो कैंसर अफराद हैं उनके लिए आसानियां हैं और कामयाबी है। ख़ुसूसन वो अफराद जो कैमरे को फेस करते हैं या सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं तो उनको यानी कि तरक्की मिलने का भी इम्कान है। जो ब्लॉगर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, उनके लिए जनाब अच्छी खबर है। अच्छा जी, अगला सितारा। और ताल्लुकात में इनके जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ बिगाड़ हो सकता है। लियो, बुर्ज असद का जुम्मा के दिन 9 बजे इनका बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। जुम्मे के दिन, हाँ जी, जुम्मा के दिन बेहतरीन इनका वक्त शुरू हो रहा है। ताहम इनका रुझान रूहानियत की तरफ ज्यादा रहेगा और वैसे भी जो लियो हजरात हैं वो उनका रुझान रूहानियत की तरफ रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत लियो अफराद जिद्दी तबीयत के भी होते हैं, लेकिन इनकी जिद कभी कभार इनको फायदा भी देती है, क्योंकि एक काम करने की जिद होती है, काम करने की लगन होती है, तो वो इन हजरात के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। लेकिन बड़ी सरमायाकारी करना इनके लिए फायदा मंद नहीं होगी। जनाब अगला सितारा मेरा है तो जरा तफसील से बताइएगा। हाँ, विर्गो खसूसी तौर पर वो लोग जो किसी आर्ट से वाबस्ता हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं या किसी भी हवाले से, यानी कि
उनको किसी भी खूबसूरत के सेट डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्ट डिज़ाइनर हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते फ़ायदा मिलने के इम्कानात हैं और उनका अरूज है इस हफ्ते विर्गो का। लेकिन ताहम गुफ्तगू में उनको फिर भी एहतियात करनी पड़ेगी, आपके लिए गुफ्तगू उनको एहतियात करनी पड़ेगी, सेहत के थोड़े बहुत मसाइल रह सकते हैं। लिब्रा, असद, बुर्ज असद, बुर्ज असद हो गया ना, लियो, बुर्ज असद लियो हो गया, ठीक है। अब विर्गो भी हो चुका है और अब हम लिब्रा की जानिब आ रहे हैं। लिब्रा मिजान सोमवार के दिन सुबह यानी कि आज के दिन 10:10 पर इनका बड़ा बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। नया काम शुरू कर सकते हैं, जॉब अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। और बोलने के हवाले से जो लोग लेक्चरार हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन लोगों के लिए जो बोलने के या एंकर हजरात हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस हफ्ते। और घरेलू तलखियाँ इनके मौजूद रहेंगी और सेहत के मसाइल भी इनको पेश आने के सेहत के हवाले से अगर कोई सदका खैरात बता दें, सेहत के हवाले से इनको चाहिए कि गोश्त का सदका दें, कम से कम आधा किलो गोश्त हो, जो भी किसी भी चीज़ का गोश्त मिले, सर से राइट साइड से क्लॉकवाइज 7 मरतबा और सदका तो ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल से कि जितने भी 12 सितारा वाले अफराद हैं या जो लोग हैं, हम तमाम लोग सदका खैरात अगर हम अपने दिन का आगाज ही इससे करें तो वो बेहतरीन चीज़ है, सारी बलाओं को टाल देता है। फरमान है कि अपने दिन का आगाज सदके से करें। बिल्कुल जी। अगले सितारे की जानिब बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो, तालीम के हवाले से इनको मुश्किलात रहेंगी और घर और गाड़ी की तब्दीली भी मुतवक्के है। तालीम में जो लोग टीचर हजरात हैं या जो कानूनी इदारों से जो लोग वाबस्ता हैं, चाहे अदालती लोग हैं या जो पुलिस के हैं या जो कानूनी इदारों में काम करते हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात रहेंगी। प्रॉपर्टी खरीदना इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सैजिटेरियस के हालात फ़िलहाल किसी भी मामले के लिए साजगार नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेगा और सरमायाकारी करना इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। वालदा की सेहत भी मुतासर होने के इम्कानात हैं और इस वक्त क्योंकि इनका बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है और जॉब छोड़ना इनके लिए बहुत बड़ी गलती होगा। कैप्रिकॉर्न, इल्जामात का इनको सामना रहेगा या इम्कान है कि इल्जामात पेश आ सकते हैं। दोस्तों से खुदा न खास्ता किसी मामले पर इख्तलाफात हो सकते हैं। प्रॉपर्टी जो विरासती जायदाद है उसकी तकसीम फ़िलहाल मुमकिन हो सकेगी इस हफ्ते और वालिद की सेहत के मुतासिर होने के इम्कानात हैं। बुर्ज दिल्लू वालों की इज्जत और वक़ार में इजाफा होगा। वो लोग जो समाजी कारकुन हैं या लोगों से रवाबत में रहते हैं, उनके लिए ये बड़ा बेहतरीन वक्त है और बहरानी कैफियत से निकल आएंगे, क्योंकि बुर्ज दिल्लू वाले काफ़ी अरसे से बहरानी कैफियत में थे, जवाल की कैफियत में थे, तो उनका वो टाइम बेहतर है। लेकिन फ़िलहाल सरमायाकारी कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी ख़रीदना इनके लिए फ़िलहाल फ़ायदेमंद नहीं होगा। सफ़र नज़र आते हैं लेकिन वो सफ़र मजहबी नौइयत के हैं, यानी कि मजहबी मामलात के सिलसिले में अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, हज और ज़ियारात और उम्रे की गर्ज से या और दीगर मजहबी सफ़र करना चाहते हैं तो वो उसका इम्कान है। पाइसिस, आखिरी सितारा, पाइसिस बुर्ज हूत, ये बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन में हैं और जो भी ये काम करेंगे इसमें इनको कामयाबी होगी। और लेकिन पाइसिस की इस हफ्ते बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ देखने में आएंगी, यानी कि अगर ये गाड़ी को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इस हफ्ते मुमकिन होगा। अगर घर कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, बिज़नेस को चेंज करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें इनके मुमकिन हैं। और इनकी जिस्म की फ़िलहाल बाईं साइड पर कोई सेहत के हवाले से कोई मसला हो सकता है, जिस्म के बाएं साइड की अपनी एहतियात करें और तेज़ ड्राइविंग हरगिज़ ना। और इस हवाले से सदका खैरात भी बता देते हैं हम अपनी ऑडियंस को जो पाइसिस हैं। पाइसिस के लिए अगर ये 7 अजनास को मिक्स कर लें, जैसे चीनी है, चावल, गुड़, आटा, गंदम या दालें, इस तरह की 7 चीज़ें ले लें और उसका वज़न 1 किलो बना लें, उसको क्लॉकवाइज सर से 7 मरतबा वार कर किसी ऐसी जगह फेंकें जहाँ पर दरख्त हों, कीड़े और परिंदे आते हों या कोई ग्रीन बेल्ट हो, वहाँ पर फेंक दें, तो जिससे चिड़ियाँ या कौवे खा लें वो,
तो वो उनके लिए बड़ा बेहतरीन होगा। और इनके अगर ये सदका देते हैं, तमाम जो लोग सुनने वाले हैं उन तमाम लोगों के रिज्क में इजाफा होगा, क्योंकि ये सदका मैंने जितने लोगों को बताया तो उतने लोगों के रिज्क में इजाफा हुआ है। That's amazing. Thank you so much सैयद अली ज़ैदी साहब, अपने टाइम निकाला और जो 12 सितारे हैं उनका हाल आपने हम तक पहुंचाया। तो जनाब, जिनके लिए अच्छी खबर नहीं थी उन तमाम अफराद के लिए है कि सदका खैरात करके अपने घर से बाहर निकले। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक की जानिब हम बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले एक जरा इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपको सुनवा दूंगी। भाई, आदमी कितनी बड़ी पोजीशन पे क्यों ना हो, कितना बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, कितना बड़ा कोई फिल्म एक्टर क्यों ना हो, कितना बड़ा कोई क्रिकेटर क्यों ना हो, बीवी के मुकाबले में भाई सभी जो है ना वो रह जाते हैं। और क्या हुआ जनाब, ये हमारे साबिक जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान जनाब वसीम अकरम साहब अपनी साहबजादी, अपनी लाडली, अपनी बेटी और अपनी बेगम शनेरा को मिलने के लिए जनाब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। और भाई तकरीबन 11 माह के बाद मुलाकात होने जा रही है और अभी इस वक्त क्वारंटीन में है। करंटीना की ये वीडियो है होटल के कमरे से, गालिबन ये वीडियो पैगाम उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया। तो बेगम क्या कहती हैं? बेगम कहती हैं जनाब भाई मूंछों के साथ घर मत आना। तो ये bड़ी धमकी के अंदाज में शनेरा ने वसीम अकरम साहब को बोल दिया कि भाई मूंछों के साथ घर मत आना, मुझे हरगिज पसंद नहीं है। बल्कि सोशल मीडिया सारफीन ने वसीम अकरम को बड़ा पसंद भी किया अपने इस नए रूप में और बड़ा अप्रिशिएट भी किया। लेकिन भाई वसीम अकरम साहब ने कहा कि भाई बेगम को पसंद नहीं है तो भाई किसी को पसंद नहीं है। तो भाई मैं वही बात कह रही हूँ कि आदमी चाहे बिजनेसमैन हो, क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो, किसी भी बड़े ओहदे पर फायज हो, जब बेगम ने कह दिया तो फिर बेगम का हुक्म जनाब कौन टाल सकता है? बड़े बड़े रह जाते हैं जनाब। अच्छा जी, इसके साथ ही चलेंगे, हम बढ़ेंगे एक छोटी सी प्रोग्राम में नियो पाकिस्तान में ब्रेक की जानिब। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब किचन का सेगमेंट होगा, रूह अफ़ज़ा का सेगमेंट होगा और आज क्या बनने वाला है इन किचन जानेंगे अनम से। सुबह ही जाना कहां पर है, आ रहे हैं वापस, स्टे विद अस। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। सो जनाब वेलकम 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 बैक। प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है। शानदार अच्छी सी रेसिपी मेरी प्यारी सी दोस्त मुझे बना बना के देती हैं, सिर्फ टीवी के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, उसके अलावा भी बड़ी मज़े की रेसिपीज हमें बताती रहती हैं। हम बनाते रहते हैं और खाते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। आई एम श्योर कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई करते होंगे। ना आज क्या बनने जा रहा है? पहले तो थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए। और दूसरी बात है जैसे कि हम आज रूह अफ़ज़ा के किचन में खड़े हैं और हम आज बॉल बता रहा है कि कुछ मीठा बनने वाला है। आपको पता है मंडे मीठा डे होता है। मीठे लोग हैं, मीठे लोग हम मीठे लोग हैं, हाँ। हम अच्छे लोग हैं, हम स्वीट हैं, हम कोई बिटर बात करते नहीं है, हम मीठी बातें करते हैं और मीठे खाने खाते हैं। बिल्कुल, हमारी शक्ल से भी लगता है कि हम बहुत मीठे लोग हैं। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा कुल्फा। तो रूह अफ़ज़ा कुल्फा जो है दोनों तरह से आप उसको असेंबल कर सकते हैं। आप उसको बाउल में भी सर्व कर सकते हैं, आप उसको ग्लास में भी कर सकते हैं। वो छोटे छोटे बाउल्स होते हैं ना, जिनको आप हमारी उर्दू जुबान में या शायद मुझे नहीं पता उर्दू में कहते हैं कटोरी, छोटी वाली, उसके अंदर भी आप उसको कर सकते हैं। तो वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। बेसिकली सिंपल इंग्रेडिएंट्स है इसके नबिहा। देखिए बात है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको, और बीच में लेकिन हम आपको इजी बजट रेसिपी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं साथ साथ आपको इसलिए बीच में बताती जाती हूँ कि आप इसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो रेसिपी है इसके साथ आप डिफरेंट चीजें भी ऐड कर सकते हैं। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप जो है जो मैंने सिखाया है उसके अंदर कुछ और ऐड ऑन नहीं कर सकते। तो बता देते हैं कि सबसे पहले चाहिए क्या, आप भी तरह नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल है। इसके अंदर जाएगा ये रबड़ी वाला थोड़ा सा जो दूध होता है अवेलेबल होता है वो डालेंगे। इसके अंदर जाएगा कुल्फा जाएगा, उसकी सवैयां जाएंगी, इसमें पिस्ता जाएगा, बादाम जाएगा और इसमें जो है क्या कहते हैं ऊपर से हम इसके ऊपर वो करेंगे रूह अफ़ज़ा के साथ इसकी गार्निश करेंगे। और जबरदस्त सा ये एक हमारा बड़ा ही मजेदार टाइप का तैयार करना शुरू करते हैं। कैसे तैयार करेंगे? हम सबसे पहले हमें क्या पहले आपने क्या करना है, ये जो है रबड़ी मिल्क डालेंगे। उसके बाद मैं आपको चम्मच दूंगी, उसके बाद आपने इसके ऊपर, ठीक है आश्चर्य जी, रबड़ी मिल्क हमने ठंडा ठार जो है वो हमारे फ्रिज में तैयार करके पहले से रखा हुआ है। बिल्कुल। और अनम गर्मियों हो, रबड़ी दूध हो, बिल्कुल, और प्यास लगी हो, और फिर पता है कि रूह अफ़ज़ा भी जाना है। हाँ, तो फिर और ना ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें इन दोनों चीज़ों को सबको ब्लेंड करके भी पिए ना
नबीहा, नेक्स्ट लेवल टेस्ट आएगा उसका। तो जैसे कि ये रबड़ी आप इसके अंदर डाल रही हैं, तो अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में भी रबड़ी मिल जाती है, जो खाली रबड़ी होती है, रबड़ी वाला दूध नहीं, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने ठीक है, तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन है। अच्छा, आपने अभी ये नहीं डालनी, उसके बाद आप डालेंगे इसके अंदर कुल्फा। ओके, तो हम कुल्फा ऐड करते हैं पहले, इसके रबड़ी ऐड की है और अब हम इसके अंदर अब इसके अंदर ऐड करें ये कुल्फा। कुल्फा जो है आप इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में आप देख सकते हैं कि ये है। तो और आप इसको जो है, जो कुल्फा जब आप लें, तो मैं यही रेफर करूंगी कि जब आप लें, साथ ही आप ये डिजर्ट बनाकर जो है ना फ्रीजर में रख दें। ठीक है, जैसे ही वो ऊपर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, इसका कवर आपने इसको करके कवर करना है, ताकि जो है इसका जो ऊपर वाली जो लेयर है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे ना आए। अच्छा, इस दरमियान में आप इसके अंदर जो है कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं और कॉकटेल फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आपको अगर आपका दिल करता है तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? अब आप इसके अंदर ऐड करेंगी ये वाली सवैयां, जिनको बिल्कुल पानी में से आपने निकाल कर अच्छी तरीके से पूरी एक लेयर लगा दी। पानी नहीं जाना चाहिए इसका साथ? जी नहीं, पानी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जी। ये बर्फ भी हमारे साथ जाएगी इसमें, ताकि ठंडा करे इसको। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। तो ये हम चाहते हैं कि ऊपर ऊपर रहे। ये जो हमारी सवैयां हैं, ये इजीली अवेलेबल है। कोई भी आप, जब भी आप कुल्फा लेने के लिए जाते हैं, उसके साथ जो ये सवैयां मिलती हैं। वैसे तो सवैयां आपको पता है कि ये बनाना बड़ा आसान है। ये कॉर्नफ्लावर को आपने पानी में मिक्स कर लेना है और उसके बाद एक मशीन मिलती है। पता है ना, आराम परस्त वो हो चुके हैं, अब हर कोई हमारी तरह थोड़ी होता है कि घर में ट्राई करते हैं कैसा रिजल्ट आता है क्या। लेकिन ये बनाना बड़ा इजी है। आप चाहे कैसे बनाते हैं, हम आप वो रेसिपी भी जरा बता देते हैं। बिल्कुल सिंपल। आपने अक्सर जब मेरी तरह की सुगर खवातीन होती है ना, वो कहती है कि नहीं मैं खुद बनाएंगी। तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 कप कॉर्नफ्लावर है, तो उसमें आपने 2 कप पानी डालना है, उसको पकाना है। जब वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, तो इजीली इसकी एक मशीन अवेलेबल होती है रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही आ जाएगा, आपने उस मशीन के अंदर उसको डालना है, उसको प्रेस करना है और नीचे आपने बर्फ वाला पानी रखना है। उसमें जैसे जैसे आप इसको डालती जाएंगी नबीहा, ये जो है अपनी शेप में आता जाएगा, अपनी शेप में आता जाएगा और सवैयों की फॉर्म में आता जाएगा। आपने देखा होगा कि सवैयां हमेशा वो बर्फ वाले उसमें रखते हैं, इसलिए क्योंकि ये स्टिफ ही बर्फ की वजह से रहते हैं। अच्छा अनम, जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ कि हम कप्स भी बड़े अच्छे लगते हैं, ग्लास भी अगर आपके पास अवेलेबल है और घर में आपके गेस्ट ने आने हैं, तो हम बिल्कुल उसमें भी बड़ा अच्छा डेकोर कर सकते हैं। और अच्छा इसके ऊपर जो है, और अब तो बड़ा इन ट्रेंड है, बिल्कुल इन ट्रेंड है। अच्छा, आप इसके साथ रूह अफ़ज़ा के साथ आप इसके अंदर जो है चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो थोड़ा और फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए, रिच करने के लिए आप इसमें जो है क्रीम भी ऐड। ठीक है, अब हम इसकी फाइनल करते हैं, अब इसकी फाइनल लुक करेंगे जी। अब आप इसके अंदर डालेंगी ये रूह अफ़ज़ा। ठीक है जी, एक लेयर साइडों से ऐसे गोल गोल स्पाइरल बना लें आप इसके ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि रूह अफ़ज़ा जो है वो फल और सब्जियों के अर्क से बनता है, और इसके अंदर डलता है, आपने देखा नहीं मैंने कितने जबरदस्त, थोड़ा सा और डाल दे क्योंकि इसी ने बेसिकली इसके अंदर मिठास करनी है। और आपको पता है कि संतरा, अनार, सेब और खीरा और गुलाब की पत्तियों के अर्क से बनता है। और जैसे कि आप ये डाल रही हैं ना, तो मुझे तो इतनी बातें अपनी याद आ रही है। 100 ईयर लेगेसी के साथ है ये। और आप देखें कि हमने इसके अंदर बिल्कुल भी कुछ मीठा नहीं डाला। तो रूह अफ़ज़ा जो है बेसिकली हमारा एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट है, जिसको हमने चीनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया है बिल्कुल, और या कंडेंस मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमने इसके अंदर यूज किया है। ये हम इसके अंदर अब डाल दे, बिल्कुल डाले। क्या बात है ना, आपकी और रूह अफ़ज़ा की क्या बात है ना। सोचे कि ये जमाओ, हाँ, अभी ये जाएगा ना हमारे इसको आपने इसको फ्रीजर में रखना है। मेक श्योर करें कि ऊपर कोई क्लिन फ्लेम से इसको रैप करे, ताकि ऊपर वाली लेयर जो है वो फ्रीज मत हो। और साथ ही 2-3 घंटे आपने इसको रखना है। रखने के बाद आपने इसको सर्व करना है फुल चिल्ड फॉर्म में, तो ही मजा आएगा नबीहा इसका। मैं तो इसको रखने वाली हूँ, आप जल्दी से भाई दिखा दें हमारे कैमरा पे, मेरे से तो इंतजार नहीं हो रहा। बिल्कुल, हम फौरन इसको भाई रखेंगे हमारे फ्रिज में कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, अगर आपके फ्रिज की कूलिंग अच्छी है। फ्रीजर में फ्रीजर में भाई आइसक्रीम में अंदर भूल जाते हैं आप लोग। तो जनाब हम तो इसको फ्रीजर में रखने जा रहे हैं, उसके बाद हम एंजॉय करेंगे। बड़ी जबरदस्त और डिलीशियस रेसिपी आज अनम ने हमारे साथ शेयर की है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी का आपने फीडबैक हमें लाजमी देना है, इंतजार
रहेगा जनाब हमें आपके फीडबैक का। तो अनम इजाजत लेते हैं हमारी ऑडियंस से, और बिल्कुल। कल एक बड़ी जबरदस्त न्यू रेसिपी बिल्कुल। और एक नए शो के साथ जनाब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Pakistan, Neo Pakistan.